छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य का केंद्र बना हुआ है। आज सदन में 3 महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्टें पेश की जानी हैं, जिनमें राज्य बिजली नियामक आयोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा और गौ सेवा आयोग की रिपोर्ट शामिल है। बिजली नियामक आयोग की रिपोर्ट में राज्य की विद्युत दरों, उत्पादन क्षमता, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं मनरेगा रिपोर्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, लंबित भुगतान और कार्यों की प्रगति का आकलन सामने आएगा। गौ सेवा आयोग की रिपोर्ट में गौठानों की स्थिति, पशुपालन योजनाओं और संरक्षण कार्यों की समीक्षा शामिल रहेगी। इन सभी रिपोर्टों पर चर्चा के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के आय व्यय पर सामान्य बहस भी होगी, जो राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेगी। बजट सत्र के 5वें दिन विधानसभा की कार्यवाही काफी सक्रिय रही। प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाया। विपक्ष ने महंगाई, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए। इसके जवाब में संबंधित मंत्रियों ने विभागीय उपलब्धियां और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि राज्य सरकार विकास और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। कई मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली, जिससे सदन का माहौल कुछ समय के लिए गर्म हो गया। छत्तीसगढ़ बजट 2026 को लेकर पूरे प्रदेश में उत्सुकता बनी रही। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए राज्य की आर्थिक स्थिति का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार राजस्व संग्रह बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दे रही है। बजट भाषण में सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं के विकास का उल्लेख किया गया। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की भी घोषणा की गई। सरकार का दावा है कि ये बजट संतुलित, विकासोन्मुख और समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित है। इस वर्ष के बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की योजनाएं घोषित की गई हैं। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता की घोषणाएं की गई हैं। सरकार का मानना है कि इन कदमों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की युवा शक्ति को नई दिशा मिलेगी। किसानों के हित में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है। सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने और समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने की बात कही गई है। साथ ही कृषि उन्नति योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती, फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन उपायों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी। बिलासपुर में एक बड़े बैंक घोटाले का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में करीब 2 करोड़ रुपए के गबन की शिकायत के बाद आंतरिक जांच शुरू की गई थी, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। जांच के आधार पर तत्कालीन कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि खातों में हेरफेर और नकद लेन देन में गड़बड़ी कर राशि का दुरुपयोग किया गया है। बैंक प्रबंधन और पुलिस की संयुक्त टीम लेन देन के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अन्य कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है तो कार्यवाही और बढ़ सकती है। राज्य की सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। परीक्षा कार्यक्रम में अचानक बदलाव और कथित प्रशासनिक त्रुटियों के कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिली। कई स्कूलों में समय पर सूचना न पहुंचने से छात्र असमंजस में रहे। बढ़ते विवाद के बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। विभाग का कहना है कि नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थियों की तैयारी और भविष्य पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब भी तलब किया गया है। गंगरेल बांध से प्रभावित ग्रामीणों का आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि पुनर्वास, मुआवजा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे पिछले 5 वर्षों से लंबित हैं। उनका कहना है कि उन्हें न तो उचित मुआवजा मिला और न ही स्थायी बसाहट की व्यवस्था पूरी तरह से की गई। इसी के चलते ग्रामीणों ने रायपुर तक पैदल मार्च निकालने और विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। प्रशासन ने आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का भरोसा दिलाया है। हालांकि प्रभावितों का कहना है कि जब तक ठोस कार्यवाही नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
डिप्टी सीएम के आवास पर आत्मसमर्पण करने वाले 120 नक्सलियों का औपचारिक स्वागत किया गया है। इन सभी ने सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा जताते हुए मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये कदम नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी हथियार छोड़कर विकास की राह चुनेंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा। किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना, उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराना तथा किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच दिलाना है। साथ ही कृषि यंत्रों पर अनुदान और फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन उपायों से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी। उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र को इस वर्ष के बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों और शासकीय कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। कई संस्थानों में नए भवन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। साथ ही उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप नए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है, ताकि छात्र पढ़ाई पूरी करते ही रोजगार के अवसरों से जुड़ सके। सरकार का मानना है कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किए बिना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना संभव नहीं है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बलौदा बाजार में आयोजित एक सामाजिक संगठन कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा, सामाजिक एकता और संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती ही राज्य के विकास की असली आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की अपील की और कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हाल ही में 2 बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये दोनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे और इन पर कई गंभीर मामलों में संलिप्तता के आरोप थे। आत्मसमर्पण के बाद उन्हें राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत लाभ दिए जाएंगे, जिसमें आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस कदम से नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। सरकार ने अन्य नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। रमजान के पवित्र महीने को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले कार्यालय से जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था रमजान अवधि तक लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि रोजा रखने वाले कर्मचारियों को इबादत और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसी उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय का कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। बिलासपुर में मौसम में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत स्कूलों की कक्षाएं सुबह के समय संचालित की जाएंगी, ताकि बच्चों को दोपहर की तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी कर दिए हैं और अभिभावकों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है।